हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसमें इंट्रोडक्शन होगा जीएसटी का, और टॉपिक्स कौन कौन से हम कवर करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, यानी एक टाइमलाइन की तरह होगा कि कैसे इंडिया में जीएसटी आया, कब कब क्या क्या इवेंट हुए, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए वो हम डिस्कस करेंगे इन जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, कुछ कंसेप्ट जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स एंड नो कैस्केडिंग इफेक्ट, ऐसे सारे कंसेप्ट जो हैं जीएसटी के वो देखेंगे। एंड देन नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, यानी इंडिया में जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ओके, क्या रीज़न थे इसको लाना पड़ा, वो सारी बातें करेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। क्या फ्रेमवर्क है जीएसटी का, लाइक इंडिया में जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी स्टेट और सेंटर दोनों साइमल्टेनियसली लेवी करते हैं जीएसटी, तो वो जो ड्यूअल जीएसटी मॉडल है वो भी हम सीखेंगे फ्रेमवर्क में। एंड बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, क्या क्या जीएसटी के फ़ायदे हैं। एंड लास्ट में जो सबसे बड़ा टॉपिक है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स अमेंड करने पड़े और क्या क्या उसमें चेंज हुआ। ओके, तो ये सारी बातें दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं जीएसटी के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में कि जीएसटी है क्या और कौन सी तरह का टैक्स है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। ओके, तो ये बेसिक सा है। तो इंडिया में दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके सब पार्ट्स बहुत सारे हैं, बट मेनली जो ब्रॉडली अगर हम देखें तो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी पर्सन पे लगाया जाता है, राइट, उसकी इनकम पे, उसकी प्रॉपर्टी पे, ओके, उस पर्टिकुलर पर्सन पे लगाया जाता है और वो पे भी उसी को करना पड़ता है और बॉर्न भी वही करता है। ओके, एंड इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किस पे लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, राइट, यानी सप्लाई पे, कंजप्शन पे, एक्सपेंडिचर पे। ओके, ये सारे जो टैक्स इन चीज़ों पे लगाए जाते हैं उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और ये पे कोई और करता है एंड जो फाइनल इसको बॉर्न कौन करता है, फाइनल कंज्यूमर। ओके, यानी टैक्स पे कोई और करता है बट अल्टीमेट बर्डन किस पे जाता है, फाइनल कंज्यूमर पे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जीएसटी को लेकर। तो जीएसटी इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स, ओके, बिकॉज ये किस पे लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जिसमें टाइमलाइन दे रखी है कि कौन से ईयर में क्या क्या इवेंट्स हुए और जीएसटी कैसे बना, ओके, इंडिया में। तो सबसे पहले क्या हुआ, ईयर 2000 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट जीएसटी का एंड सेटअप की एक कमेटी टू डिज़ाइन द जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। ओके, जीएसटी मॉडल क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट एंड सेंटर दोनों ही लेवी करते हैं जीएसटी, राइट, यानी ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, दोनों ही साथ में लेवी करते हैं, तो इसी को कहा जाता है जीएसटी मॉडल। ओके, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग मॉडल्स चलते हैं, तो इंडिया में कैसा मॉडल होगा ये डिज़ाइन किया था पर्टिकुलर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये कंसेप्ट लाए थे जीएसटी का एंड कमिटी डिज़ाइन की थी जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री के लिए। नेक्स्ट ईयर 2006 में जो फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे पी चिदम्बरम, उन्होंने जब बजट अनाउंस किया था 2006-2007 का, तो तब जीएसटी को कहा था कि वो 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देंगे। ओके, बट कई सारी डेडलाइंस मिस हुई, बट जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ 1 अप्रैल 2010 से। आफ्टर डेट 2014 में क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी जब हम जीएसटी ला रहे थे। अब कोई भी लॉ अगर इंडिया में आता है तो सारे लॉज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जीएसटी में कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स थे जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ज़रूरी था। वो हम जब लास्ट टॉपिक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों जीएसटी में ऐसा हुआ, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए सबसे पहले बिल लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इन द लोकसभा 2014 में, एंड आफ्टर डेट वो राज्यसभा में पास हुआ, बट इसमें दे नहीं रखा है। ओके, तो पहले लोकसभा में पास हुआ, देन राज्यसभा में पास हुआ, आफ्टर डेट रेटिफाई किया गया 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को। ओके, आफ्टर डेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो एसेंट मिल गई उसको प्रेसिडेंट की, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 101 वो इनेक्ट हो गया। ओके,
अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो 122 है, बट एक्ट जो है वो 101 है। ऐसा इसलिए बिकॉज कई सारे ऐसे बिल्स थे जो कभी एक्ट में मतलब उनको एसेंट मिली ही नहीं। ओके, तो इसीलिए ये डिफरेंस है 1920 का। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई और जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कंपेंसेशन सेस बिल। यानी ये बिल पहले रिकमेंड किए जीएसटी काउंसिल ने, आफ्टर डेट एक्ट जो है वो पास हो गए एंड जीएसटी काउंसिल ने रूल्स जो है वो भी रिकमेंड कर दिए। एंड 30 जून 2017 को ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर जो है उन्होंने पास कर दिया SGST एक्ट। SGST एक्ट क्यों? बिकॉज CGST एक्ट तो है ही, बट SGST एक्ट जो है वो सारे स्टेट का अपना अपना रेस्पेक्टिवली SGST एक्ट होगा। ओके, बट JNK ने नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट 1 जुलाई 2017 को GST लॉन्च हो गया एंड 8 जुलाई 2017 को J&K में भी SGST एक्ट जो है वो पास हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट जर्नी कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ GST यानी GST के कुछ कंसेप्ट देखेंगे। अब हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कंसेप्ट क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले ये जो चेन होती है बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की ऐसी ही चेन होती है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर। ओके, हो सकता है सर्विसेज सेक्टर में अलग हो, बट कॉन्सेप्ट जो है वो वही रहने वाला है GST को लेकर। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं। इसने गुड्स प्रोड्यूस किए 1 लाख रुपीज़ के एंड उस पर GST सपोज कीजिए एप्लीकेबल GST था 18%। ओके, तो 1 लाख के ऊपर 18% लगेगा 18,000, राइट। GST को अलग रखना है, GST कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा कभी भी। ओके, फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको पास किया इसने एंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट होगी हमेशा जो मैन्युफैक्चर के लिए थी। ओके, GST को अलग रखना है बिकॉज एंट्री जो करते हैं उसमें भी हम GST अलग रखते हैं बिकॉज उसका हमें क्रेडिट मिलता है। वो क्या मिलता है, कैसे मिलता है, आगे हम देखेंगे। तो कॉस्ट 1 लाख में बढ़ी, उसने प्रॉफिट ऐड किया 11,200 का, तो इसकी सेल प्राइस कितनी हो गई 1,11,200, राइट। कभी भी कॉस्ट में GST इंक्लूड नहीं करना है, GST अलग होगा। ओके, तो सेल प्राइस इसकी हो गई 1,11,200 एंड उस पर जो एप्लीकेबल GST जो कि 18% है तो इस पे लगेगा। ओके, तो ये इतना लग गया GST एंड जो रिटेलर को इसने पास किया, रिटेलर के लिए कॉस्ट होगी ये प्रॉफिट। इसने रिटेलर ने प्रॉफिट ऐड किया अपना 24,640, तो इसकी सेल प्राइस होगी ये, तो इस सेल प्राइस पे वापस से लगेगा 18%, तो हो जाएगा 24,451। आफ्टर दैट फाइनल कंज्यूमर जो है ये उसको पास हो जाएगा ये पूरा, बिकॉज इसके लिए कंज्यूमर के लिए हमेशा कॉस्ट ये इंक्लूसिव रहेगी GST के, बिकॉज कंज्यूमर को कभी क्रेडिट नहीं मिलता है। क्रेडिट किसे मिलेगा, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को। ओके, तो कंज्यूमर के लिए हो गया 1,35,840 जो कि इसकी सेल प्राइस थी प्लस GST जो इसने पे किया। आप भी कहीं से मोबाइल वगैरह ख़रीदते हैं, TV वगैरह ख़रीदते हैं, तो जो बिल होता है उसमें GST इंक्लूसिव होता है। ओके, तो हमारे लिए वो GST की कॉस्ट भी कॉस्ट होती है। ओके, यानी जो GST हम पे करते हैं वो हमारे लिए कॉस्ट होती है, फाइनल कंज्यूमर के लिए वो कॉस्ट होती है। तो इतना क्लियर है आपको ये फर्स्ट वाली सिनेरियो। देन अब मैन्युफैक्चर के लिए इनपुट टैक्स रेट क्या हो गया, नील। वाई? बिकॉज इसने तो गुड्स प्रोड्यूस किए ना, इसने कहीं से कुछ खरीदा थोड़ी, यानी इसने GST थोड़ी पे किया कहीं पे, राइट। तो इसने तो GST पे किया नहीं, तो इसीलिए जो 18% है 1 लाख का 18,000 ये इसको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट। तो गवर्नमेंट को पे कर दिया एंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो जाएगा जो मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया है ऑलरेडी। ओके, यानी मैन्युफैक्चरर के लिए जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी जो कि 18,000 था वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा। ओके, सिंपल। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर को पे करना कितना पड़ेगा, नेट जो डिस्ट्रीब्यूटर की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस कर देंगे, यानी 20,016 से 18,000 लेस कर देंगे,
तो 2016 जो है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है किसकी, डिस्ट्रीब्यूटर की। ओके, नेट इसको इतना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिटेलर की। तो रिटेलर के लिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी 24,451.2 एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका कितना बन जाएगा 20,016। ओके, ये 20,016 कैसे आया, जो डिस्ट्रीब्यूटर की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी 20,016 वो रिटेलर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा। ओके, तो क्लियर है। तो गवर्नमेंट को पे कितना करना पड़ेगा नेट 24,451 माइनस 20,016, तो 4435 जो है इसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को नेट। एंड कंज्यूमर के लिए बात करें तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगा इसको, बिकॉज इसके लिए वो फाइनल कॉस्ट ही रहेगी, राइट, बिकॉज ये आगे किसी को बेच नहीं रहा है माल, ये कंज्यूम कर रहा है, ये फाइनल कंज्यूमर है। ओके, तो टैक्स बॉन्ड कितना किया कंज्यूमर ने 18,000 2016 एंड 4435। ओके, तो ये टोटल 24,451.20 टोटल टैक्स जो पे हुआ गवर्नमेंट को, वो पूरा का पूरा किसने बर्डन उठाया, फाइनल कंज्यूमर ने। ओके, आप देख सकते हैं पे कितना हुआ था 18,000 जो मैन्युफैक्चरर ने पे किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने पे किया 2016, रिटेलर ने पे किया 4435। ओके, तो सब इसको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 24451। ओके, तो अब बात करते हैं कि वैल्यू एडिशन कितना कितना हुआ और वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा कि नहीं यानी कोई भी तरह का कैस्केडिंग इफेक्ट तो नहीं हुआ। तो वैल्यू एडिशन यहाँ पे कितना हुआ 1 लाख, राइट, तो इस पर जीएसटी कितना लगेगा 18%, तो 18,000 इसने पे किया। वैल्यू एडिशन यहाँ कितना हुआ था 1 लाख, तो कॉस्ट थी जो मैन्युफैक्चरर ने वैल्यू ऐड की थी, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर ने वैल्यू ऐड कितनी की 11,200, तो उस पर कितना लगा 18% यानी 2016, उतना ही उसने पे किया गवर्नमेंट को, राइट, यानी जो वैल्यू ऐड हुई उस पर ही उसने टैक्स पे किया। एंड रिटेलर ने कितनी वैल्यू ऐड की 24,640, तो उस पर 18% लगा 4435, इतना ही इसने पे किया, राइट, यहाँ पे वैल्यू एडिशन कुछ हुआ नहीं, राइट, बिकॉज ये तो कंज्यूमर है, इसने तो गुड्स को कंज्यूम किया, राइट। तो अब सिंपल सा आप कंसेप्ट देख सकते हैं, आप खुद ही बताएंगे कंसेप्ट क्या होता है, इजीली आपको शो हो जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यू एडिड टैक्स जो है इसका जीएसटी जो है वो एक तरह का वैल्यू एडिड टैक्स है, यानी जो वैल्यू ऐड होती जाएगी उस पर ही टैक्स लगेगा, किसी भी तरह का कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। ओके, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर हमें चेन ऑफ क्रेडिट नहीं होती, चेन ऑफ क्रेडिट मतलब ये जो आईटीसी हमें मिल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर ये नहीं होता तो हमें कैस्केडिंग इफेक्ट झेलना पड़ता, यानी बार बार उस पर टैक्स लगता रहता साथ ही साथ। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए जो 1 लाख है, सपोज़ कीजिए इस पर 18% लगा, 1,18,000 ये बन गया, तो यहाँ पे 1,18,000 पे टैक्स नहीं लगा। ओके, यहाँ किस पे टैक्स लगा, ओनली वैल्यू एडिशन पे, यानी 11,200 पे, और उसके बाद भी कितना लगा, ओनली वैल्यू एडिशन पे 24,640 पे। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पे 1 लाख का लगा, यहाँ पे 1,11,200 पे लगता, फिर यहाँ पे 1,11,200 प्लस 24,640 पे टैक्स लगता, तो ये जो होता है इसे कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, यानी डबल टैक्स, यानी टैक्स पे टैक्स देना। ओके, डबल टैक्स भी नहीं, टैक्स पे टैक्स देना, इसको कहा जाता है कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ओके, तो जीएसटी में वैल्यू एडिड टैक्स है ये एक तो, एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट है जो आईटीसी हमें मिलता है, एंड बर्डन जो है फाइनल वो बॉन्ड कौन करेगा, कंज्यूमर, बिकॉज सारा टैक्स जो भी पे किया था, पे किसी और ने किया था, पे किसने किया था, मैन्युफैक्चरर ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने, रिटेलर ने, बट जो बर्डन है वो किसको फेस करना पड़ा, फाइनल कंज्यूमर को, राइट। तो इसको कहा जाता है बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, एंड आफ्टर दैट नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, बिकॉज टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, ओनली वैल्यू ऐड जितनी हो रही है उस पर टैक्स लग रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जीएसटी की ज़रूरत क्यों थी इंडिया में। ओके, यानी नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। तो कुछ डेफिशिएंसी थी पहले वाले टैक्सेस में जो वैल्यू एडिड टैक्सेस थे, और उसको क्योर किया जीएसटी लाके, यानी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। तो डेफिशिएंसीज़ क्या क्या थी वो देख लेते हैं। डेफिशिएंसीज़ थी कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे, लाइक रेस्टोरेंट हो गया, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते थे कि क्या सर्विसेज है या फिर
ये गुड्स है ओके। एंड जो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस था वो था इसमें बिकॉज एक्साइज ड्यूटी भी लग जाती थी साथ में और वैट भी लग जाता था ओके। यानी मैन्युफैक्चरर पे एक्साइज ड्यूटी लगी और साथ ही साथ उस पर क्या लग गया, वैट ओके। तो दोनों जो लग गए इसको कहा जाता है कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस यानी टैक्स ऑन टैक्स। नेक्स्ट जो सैन वैट था एंड स्टेट लेवल वैट था, इसका क्रेडिट नहीं मिलता था, आपस में ये सेट ऑफ नहीं होते थे। नेक्स्ट मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ते थे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, वो सारी दूर कर दी जीएसटी को लाके ओके। सो जीएसटी रिजीम में क्या है, मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड, यानी जो मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे लाइक एक्साइज हो गया और भी कई तरह के एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारे जो है वो सब्ज्यूम्ड हो गए इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। एंड जो पहले के कंसेप्ट थे मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल बिकॉज अब टैक्स किस पे लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज ओके। यानी पहले किस पे लगता था, मैन्युफैक्चरर पे अलग एक्साइज एंड सेल पे अलग टैक्स देना पड़ता था राइट। बट अब क्या हुआ, सप्लाई पे टैक्स लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओके, और बोथ। तो अब आपको एग्जाम्पल देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ, अगर आपको एग्जाम्पल नहीं देखना है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो बिकॉज ये 3 एग्जाम्पल जो है ये मैं बताऊँगा कि जीएसटी आने से पहले क्या होता था और जीएसटी आने के बाद क्या हुआ ओके। तो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ डैट देन आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, डायरेक्ट जा सकते हैं, 5 से 6 मिनट या 10 मिनट भी हो सकते हैं तो उसके आगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिफोर जीएसटी। तो बिफोर जीएसटी जो मैन्युफैक्चरर्स है ओके, उसका सिनेरियो देखते हैं कि उनको क्या फेस करना पड़ता था डिफ़िकल्टीज। तो मैन्युफैक्चरर परचेज भी करेगा राइट, मैन्युफैक्चर तो करेगा ही, परचेज भी करेगा ना, कुछ सर्विसेज वगैरह भी लेगा या फिर गुड्स जो उसको चाहिए होंगे वो भी लेना तो पड़ेगा ना, उसको परचेज तो करना पड़ेगा राइट। तो परचेज एंड सेल्स राइट। अब जो भी सेल्स करेगा वो तो उस पर लगेगी उसको एक्साइज ड्यूटी। वाई, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस पर लगती थी पहले एक्साइज ड्यूटी जो सीधा जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओके। और अगर वो सेल भी करेगा राइट उसके साथ साथ, बिकॉज मैन्युफैक्चर करेगा उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई, अब उसके बाद सेल करेगा तो उस पर वैट भी लगेगा, या अगर इंट्रा स्टेट करेगा तो वैट लगेगा, अगर इंटर स्टेट करेगा तो सीएसटी भी लगेगा ओके, जो जाएगा सीधा स्टेट गवर्नमेंट के पास ओके। तो ये दोनों टैक्सेस लगेंगे ऑन सेल एंड मैन्युफैक्चर। और अगर जो परचेज करेगा वो उस पर क्या लगेगा, जो भी सर्विसेज वो परचेज करेगा लाइक किसी भी तरह की सर्विसेज हो सकती है, उस पर लगेगा सर्विस टैक्स जो जाएगा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ओके। ये मैं सारा बिफोर जीएसटी बता रहा हूँ ओके। और जो भी गुड्स परचेज करेगा 2 तरह के हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, इंपोर्टेड भी हो सकते हैं। जो इंपोर्टेड गुड्स होंगे उस पर लगेगा कस्टम ड्यूटी ओके। तो कस्टम ड्यूटी है वो भी सीधा किस पे जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो डोमेस्टिक है उस पर अगर इंट्रा स्टेट कर रहा है तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी ओके। अगर मैन्युफैक्चरर से ले रहा है एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट ओके। वैट किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इंटर स्टेट कर रहा है तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीएसटी लगेगा स्टेट गवर्नमेंट ओके। तो आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, कहीं पे सीएसटी है, कहीं पे एक्साइज ड्यूटी है, कहीं पे वैट है, कहीं पे ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कॉम्प्लिकेशंस थी। अब हम देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी वो है राजस्थान एंड जो इंटर स्टेट इसने परचेज़ की है वो है महाराष्ट्र ओके। तो अब हम देखते हैं सिनेरियो कि क्रेडिट इसको किस किस पे मिलेगा। तो सबसे पहले जो सर्विस टैक्स इसने पे किया उस पर इसको क्रेडिट मिलेगा, क्यों, बिकॉज उसकी जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो कौन सी है, जो उसने सेल की है सेंट्रल गवर्नमेंट राइट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसको पे करना है एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट सेट ऑफ इजीली हो सकते हैं, तो इसीलिए सर्विस टैक्स का उसे क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी का भी मिलेगा बिकॉज ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में है, देन ये इसका भी क्रेडिट इसे मिलेगा। एंड जो राजस्थान में वो इंट्रा स्टेट परचेज कर रहा है उस पर जो एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, तो उसका भी क्रेडिट उसे मिलेगा।
राइट। एंड जो राजस्थान में परचेज कर रहा है उस पर जो वैट लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है? राजस्थान। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी बन रही है इसकी राजस्थान, राइट। अब यहाँ पे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान ही क्यों है? आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंटर स्टेट कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र होगा या फिर दिल्ली होगा, बिकॉज पहले के जो टैक्स थे वैट वगैरह वो डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं थे, वो ओरिजिन बेस्ड थे। तो यहाँ पे हमेशा राजस्थान ही रहेगा अगर राजस्थान में वो सिचुएटेड है तो। ओके, तो इजीली यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे भी राजस्थान, तो इजीली क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। बट अगर इंट्रा स्टेट कर रहा है तो एक्साइज ड्यूटी का तो मिल जाएगा, बिकॉज एक्साइज ड्यूटी कौन लेवी करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेट ऑफ हो जाएगा। बट जो वो CST पे कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र को, तो उससे सेट ऑफ नहीं होती थी राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, तो इससे आप समझ सकते हैं कि CST का उसे क्रेडिट नहीं मिलता था कभी भी। तो ये सिर्फ एक प्रॉब्लम थी मैन्युफैक्चरर को। ओके, तो मैन्युफैक्चरर का सीन क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है, बिकॉज 3 तरह की कैटेगरी होती है ब्रॉडली, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर एंड ट्रेडर। तो मैन्युफैक्चरर की बात कर ली, अब बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की। ओके, तो सर्विस प्रोवाइडर में भी वो परचेज करेगा, सेल करेगा, राइट। सेल का मतलब रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ओके, तो यहाँ सेल से कंफ्यूज मत होना कि सेल वो तो नहीं है गुड्स वाली, राइट। तो सेल इसने की, उस मतलब सेल रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की, तो उस पर सर्विस टैक्स लगा जो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, यानी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन गई सर्विस टैक्स, जो कि जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और उसने परचेज भी की होगी कुछ सर्विसेज, यानी कुछ ना कुछ सर्विसेज तो उसने ली होगी किसी से, राइट। तो उस पर भी सर्विस टैक्स वो पे करेगा, वो भी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड जो डोमेस्टिक गुड्स है, इंपोर्टेड गुड्स है, वो भी परचेज किए होंगे। इंपोर्टेड गुड्स जो है वो कस्टम ड्यूटी लगेगा, राइट। एंड डोमेस्टिक जो है उस पर क्या लगेगा? अगर इंट्रा है तो वही सेम चीज़, इंट्रा है तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट स्टेट गवर्नमेंट। अगर इंटर है तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड CST स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो वो एग्जांपल हमारे वो कि वो है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ राजस्थान है, और ये भी राजस्थान में इसने रेंडर की है सर्विसेज, राइट। तो अब बात करते हैं क्रेडिट मिलेगा या नहीं। तो सर्विस टैक्स का इसे क्रेडिट मिलेगा, क्यों? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट सेट ऑफ हो रहे हैं। जो इसने गुड्स इंपोर्ट किए हैं उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगेगी उस पर उसको CVD का तो क्रेडिट मिलेगा, बट स्पेशल CVD का नहीं मिलेगा। ओके, ओनली CVD का क्रेडिट उसे मिलेगा, राइट। ये क्यों है, क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। कस्टम ड्यूटी अभी हम इतना डिटेल में नहीं देखते हैं। ओके, और जो इंट्रा स्टेट इसने सेल की है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिल जाएगा, राइट, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी भी है। बट वैट का उसे नहीं मिलेगा, बिकॉज वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, और स्टेट गवर्नमेंट की इसको कोई भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये सर्विस प्रोवाइडर है, ओनली सर्विसेज रेंडर कर रहा है, और सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो सर्विस टैक्स लगेगा, और सर्विस टैक्स हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था पहले। ओके, तो सर्विस टैक्स हमेशा सेंटर के पास जाता था, तो सेट ऑफ में दिक्कत आएगी। ओके, तो सेट ऑफ नहीं होगा इस पर्टिकुलर वैट का। इंटर की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट सेट ऑफ हो जाएगा। CST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो वो वापस से इसको नहीं मिलेगा, बिकॉज सर्विस टैक्स की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है इसकी, ओनली एंड ओनली सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता था पहले। ओके, तो ये सीन है सर्विस प्रोवाइडर का। तो इसको कुछ और ज़्यादा दिक्कतें आई मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा। ओके, इसमें इसको CST का क्रेडिट नहीं मिला, वैट का क्रेडिट नहीं मिला, कस्टम ड्यूटी में स्पेशल CVD का क्रेडिट नहीं मिला। ओके, अब बात करते हैं ट्रेडर की। तो ट्रेडर में भी सेम सीन लेते हैं, परचेज एंड सेल्स। सेल वो करेगा वैट एंड CST। ओके, हो सकता है इंटर करे तो वैट, इंट्रा करे तो वैट, एंड इंटर स्टेट करे तो CST। दोनों ही केस में स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा रेवेन्यू। ओके, यानी लेवी कौन करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट। और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स था पहले। ओके, यानी वैट वगैरह जो थे वो ओरिजिन बेस्ड सिस्टम पे चलते थे, यानी मैंने यहाँ से किसी को सेल किया दिल्ली में तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेवी करेगी। ओके,
तो सपोज़ कीजिए जो सर्विसेज है उसने ली, राइट, तो सर्विसेज टैक्स उसने भरा होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज अगेन सेम चीज़, डोमेस्टिक इंपोर्ट, इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी एंड डोमेस्टिक में सेम चीज़ है, वही एक्साइज ड्यूटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, CST। ओके, तो अब इसका सिनेरियो आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि इसको तो बिल्कुल ही पूरा का पूरा ये तो फंसा हुआ था उस टैक्स में। सबसे पहले सर्विस टैक्स लेते हैं। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था, बट इसने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं है, राइट, तो यहाँ पे इसको क्रेडिट नहीं मिला। गुड्स इंपोर्ट किए, कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। इंट्रा स्टेट परचेज़ की है, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी, कोई क्रेडिट नहीं मिला बिकॉज यहाँ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, सारा का सारा ये स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। मैन्युफैक्चरर ये है नहीं, मैन्युफैक्चरर में तो फिर भी एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट होता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था वो, तो इसीलिए सेट ऑफ हो जाता था। बट इन केस ऑफ ट्रेडर, नो मैन्युफैक्चरिंग, नो एक्साइज ड्यूटी, नो रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, देन वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिट देती ही नहीं थी ट्रेडर्स को। इंटर स्टेट सेल करेगा तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, यहाँ पे उसका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, राइट, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड CST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? जहाँ से वो परचेज़ कर रहा है, राइट। अगर महाराष्ट्र से जो एग्जांपल लिया था हमने, महाराष्ट्र से परचेज़ कर रहा है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेगी, बिकॉज हम परचेज़ कहाँ से कर रहे हैं, गुड्स ऑरिजिनेट कहाँ से हो रहा है वो मानते हैं हम, ऑरिजिन बेस्ड टैक्स था पहले। ओके, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी अब। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होगी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तो वो राजस्थान गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्रेडिट नहीं देगी। ओके, तो ये सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि ट्रेडर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, बिकॉज इसको इतने सारे क्रेडिट मिल ही नहीं रहे हैं। ओके, तो ट्रेडर की बहुत बुरी हालत है। सर्विस प्रोवाइडर फिर भी थोड़ा ठीक चल रहा है, बट मैन्युफैक्चरर की तो बहुत ही मतलब ठीक हालत थी, बस उसको एक ही क्रेडिट नहीं मिलता था, बाकी सारे मिल जाते थे। ओके, बट ट्रेडर के केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी पहले के टैक्स रिजीम में। तो अब बात करते हैं आफ्टर GST। तो ये अभी तक था जो बिफोर GST था, अब बात करते हैं आफ्टर GST। आफ्टर GST आप देखेंगे एकदम सारी चीज़ें सिंपल है। मैन्युफैक्चरर को भी GST लगेगा, ट्रेडर्स को भी GST लगेगा, सर्विस प्रोवाइडर को भी GST लगेगा, इनवर्ड सप्लाइज, आउटवर्ड सप्लाइज दोनों को CGST, अगर इंट्रा किया तो CGST SGST लगेगा, इंटर किया तो IGST लगेगा। इनवर्ड सप्लाइज जो है उसमें इंटर किया तो IGST, इंट्रा किया तो CGST प्लस SGST। आपस में सारे के सारे क्रेडिट इन्हें मिल जाएंगे। ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन टैक्स क्रेडिट इशू। ओके, बिकॉज CGST IGST से सेट ऑफ हो सकता है, SGST IGST से सेट ऑफ हो सकता है, CGST CGST से सेट ऑफ हो सकता है, SGST SGST से सेट ऑफ हो सकता है, बट CGST कभी SGST से सेट ऑफ नहीं होगा और ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी, बिकॉज हम जो परचेज़ करेंगे उसमें CGST होगा तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, SGST होगा तो SGST से सेट ऑफ हो जाएगा, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, तीनों ही केस में मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, तीनों ही केस में एक ही टैक्स है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें ना याद रखना है कि इसके लिए CGST क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसके लिए वैट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें याद रखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ GST। ओके, तो दिस इज़ द क्योर इट प्रोवाइड्स। ओके, यानी ये चीज़ जो है GST ने सिंपल कर दी एकदम, कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इजी हो गई, कि हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि कौन सी सेल पे कौन सा टैक्स हमें क्रेडिट नहीं देना है, कौन सी परचेज़ पे हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, कौन सी सेल पे हमें क्रेडिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम क्लियर हो गई। अब इसमें आप देखेंगे तो एकदम सिंपल सिनेरियो है, CGST प्लस SGST लग रहा है इंट्रा में, यहाँ पे भी इंट्रा में CGST SGST लग रहा है, यहाँ IGST लग रहा है इंटर पे, यहाँ भी IGST लग रहा है इंटर पे, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये था आफ्टर GST का सिनेरियो। अब बात करते हैं ड्यूअल GST मॉडल, बिकॉज ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि स्टेट एंड सेंटर साइमल्टेनियसली टैक्स लेवी करेंगे। तो इंडिया हैज़ एडॉप्टेड अ ड्यूअल GST मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ओके, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो इसलिए इसने GST मॉडल इंडिया ने अडॉप्ट किया।
तो अब बोथ सेंटर एंड स्टेट जो है वो साइमल्टेनियसली टैक्स लगाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं मैंने जो बताया। सेंटर ने लगाया CGST, स्टेट ने लगाया SGST। अगर इंट्रा है तो वो भी सारा का सारा सेंटर नहीं ले जाएगा, इसका अपोर्शन करेगा और बाद में अपोर्शन करके स्टेट को दे देगा। स्टेट कौन सा? डेस्टिनेशन वाला, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैंने अगर इंटर स्टेट सेल की दिल्ली में, मैं राजस्थान में हूँ, अगर मैंने सेल की दिल्ली में तो IGST लगेगा। IGST सेंटर के पास जाएगा, बट सेंटर उसका अपोर्शनमेंट करेगा एंड आधा पोर्शन चला जाएगा दिल्ली के पास, आधा पोर्शन सेंटर के पास। ओके, तो इंटर में भी ऐसा नहीं है कि IGST पूरा का पूरा सेंटर ले रहा है। ओके, तो इसे कहा जाता है साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे बोथ सेंटर एंड स्टेट। सेंटर हैज़ ऑल्सो द पावर टू टैक्स इंट्रा स्टेट सेल्स, यानी CGST जो है वो सेंटर लगाता है। एंड स्टेट्स आर ऑल्सो एम्पावर टू टैक्स सर्विसेज। ओके, बिकॉज सर्विसेज जो है पहले के मतलब बिफोर GST के केस में क्या होता था, सेंटर लगाता था, राइट। बट अब जो है वो स्टेट भी सर्विस टैक्स लगा सकते हैं, लेवी कर सकते हैं। ओके, सर्विस टैक्स मतलब अभी GST नाम दे दिया है उसको, बिकॉज गुड्स सर्विसेज सब साथ में हो गया तो GST ही कहेंगे हम, सर्विसेज पे भी GST ही लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे गुड्स भी है जो पूरे के पूरे GST से बाहर किए गए हैं या फिर स्पेशल हैं, उस पर अभी भी वैट वगैरह लगते हैं। तो सबसे पहला है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहलिक लिकर होता है उस पर, उसके मैन्युफैक्चर पे या प्रोडक्शन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी प्लस CST लगेगा इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स एंड वैट लगेगा इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स, राइट। तो उस पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है एंड वैट लगते हैं। ओके, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन का मतलब स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगी मैन्युफैक्चरर पे, आफ्टर डेट वो सेल ही करेगा ना, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैन्युफैक्चरर में CST वैट क्यों लग रहा है। ओके, बिकॉज मैन्युफैक्चर करके वो सेल ही करेगा ना, तो सेल करेगा तो उस पर ये सारे ही जोड़ेगा दोनों, राइट। एंड अगर इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट सेल्स होता है देन क्या होगा, वही CST वैट, CST इन केस ऑफ इंटर एंड वैट इन केस ऑफ इंट्रा। ओके, तो ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे ये सिनेरियो है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF जो एयर टर्बाइन फ्यूल जो होते हैं वो, एंड नेचुरल गैस। तो इन पे जो है मैन्युफैक्चरर पे लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सेल पे है जो लगेगा CST या फिर वैट। ओके, CST इन केस ऑफ इंटर एंड वैट इन केस ऑफ इंट्रा। ओके, नेक्स्ट इज टोबैको, जिसके मैन्युफैक्चरर में लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड प्लस GST इन केस ऑफ सेल। ओके, तो इसमें जो है मैन्युफैक्चरर पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एंड सेल पे जो है वो GST है। नेक्स्ट इज़ ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स जो है एंड नार्कोटिक्स जो है उस पर मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस GST इन केस ऑफ सेल। ओके, तो इसमें आप देखेंगे ये चार जो है इसमें कहीं पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, कहीं पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये चार है, अल्कोहलिक पे, लिकर पे, मैन्युफैक्चर पे लग रहा है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोलियम वगैरह पे लग रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोबैको पे लग रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर, एंड ओपियम, इंडियन हेम्प वगैरह पे लग रहा है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ GST। तो सिंपल से बेनिफिट्स है लाइक क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, लाइक वन नेशन वन टैक्स, सारे जो टैक्स थे वो एक साथ सब्स्यूम्ड हो गए, तो इसमें कई सारी दिक्कतें जो हैं वो रिजॉल्व हो गई, राइट। नेक्स्ट इज़ बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बिकॉज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्यों, पहले जो है मैन्युफैक्चरर को कुछ दिक्कत तो आती थी CST वगैरह में, और भी कुछ दिक्कतें आती थी, बिकॉज जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे और जो ट्रेडर्स थे उनको भी दिक्कत आती थी परचेज़ वगैरह करने में कि कौन से स्टेट से परचेज़ करें, कौन से नहीं करें। ओके, तो ये कई सारी दिक्कतें थी जो रिजॉल्व हो गई GST के आने से। तो मेक इन इंडिया जो है इनिशिएटिव भी बूस्ट हो गया, बिकॉज कई सारे FIIs वगैरह भी आए इंडिया में और
मतलब FDI, ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। नेक्स्ट इज़ एनहेंस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में बढ़ गई, लोग और इन्वेस्ट करने लगे और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी। जनरल से पॉइंट्स हैं, इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं, ओके। एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स जो थे कैस्केडिंग के, यानी डबल टैक्स लगता था, सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स, यानी जो हमने GST पोर्टल्स वगैरह बना दिए हैं गवर्नमेंट ने, राइट। एंड रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट जो कम हो गई, बिकॉज कई सारे जो टैक्सेस थे उसको भरने में हमें कई दिक्कतें आ रही थी, तो हमें कंप्लायंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करने पड़ती थी, बट आफ्टर GST 1 टैक्स ओनली, राइट। तो इसीलिए जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो भी कम हो गई। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स टू इंडस्ट्री। कई सारी इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट पहुंचा, लाइक ट्रेडर्स जो थे, एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग में भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ को एक्साइज ड्यूटी से हटा दिया गया एंड GST इम्पोज कर दिया गया। तो 1 नेशन 1 टैक्स वही दे रखा है कि बेनिफिट्स पहुंचा इंडस्ट्री को। एंड स्मॉल ट्रेडर्स जो है एंड एंटरप्रीनर्स जो हैं उनको भी बेनिफिट पहुंचा। स्मॉल ट्रेडर्स को कैसे पहुंचा? बिकॉज जो GST की लिमिट थी, एप्लीकेबल लिमिट, वो बढ़ा दी गई है। तो इसमें क्या है ना, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको GST एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए उनको कई सारे बेनिफिट्स पहुंचे हैं। एंड एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको भी कई सारे फ़ायदे पहुंचे हैं, बिकॉज उनको अब इतना ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक CST वगैरह इतने सारे टैक्सेस जो भरने पड़ते थे पहले, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स और भी कई सारे टैक्सेस थे, तो वो सारे फ्री हो गए एंड सब्स्यूम हो गए GST में। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। वो क्या क्या हैं? बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, ओके। तो ये हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, बिकॉज इसमें पूरे के पूरे आर्टिकल्स अगर समझेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम शॉर्ट में देखेंगे। बाकी आप जो लैंग्वेज है वो स्टडी मटेरियल से रीड कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 265 से, जिसमें दे रखा है कि कोई भी तरह का टैक्स जो है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई भी टैक्स को लेवी या फिर कलेक्ट करने के लिए अथॉरिटी चाहिए बाय लॉ, ओके। सिंपल सा पॉइंट है, ये दे रखा है आर्टिकल 265 में। 245 में दे रखा है पावर ऑफ इनेक्टिंग लॉज किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, एंड ऑन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, यानी पार्लियामेंट के पास भी है एंड लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट के पास भी है बाय आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। यानी आर्टिकल 265 में था कि टैक्स हम नहीं लगा सकते विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो लॉ इनेक्ट कौन करेगा? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ओके। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 246, जिसमें दे रखा, मतलब 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246, ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। इसमें लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ओके। यूनियन लिस्ट में जितने भी आइटम्स होंगे वो उन मैटर पे एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, ओके। एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज ऑन पर्टिकुलर लिस्ट that is given in on particular items given in union list, okay. next state list, जिसमें दे रखा है कुछ मैटर्स जिसमें लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, ओके। एंड नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ऐसे मैटर्स दे रखे हैं जिसमें बोथ सेंटर भी एंड स्टेट भी दोनों ही मिलके क्या बनाएंगे? लॉज, ओके। पावर ऑफ लॉ किसके पास है? दोनों के पास। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है सेंटर में एंड स्टेट में। सेंटर के पास कितनी पावर है? ओनली फॉर द आइटम्स इन यूनियन लिस्ट, एंड हाँ, साथ में वो बना सकता है अगर कॉन्करेंट लिस्ट में वो आइटम है तो, ओके, अदरवाइज नॉट। बट जो आर्टिकल 254 है उसमें दे रखा है कि अगर कोई आइटम कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो सुप्रीमेसी रहेगी उसमें पार्लियामेंट की, ओके। यानी कोई भी डिस्प्यूट होता है सेंटर एंड स्टेट के बीच, तो सुप्रीमेसी जो है वो किसकी रहेगी? पार्लियामेंट की, राइट। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि GST किस में फॉल करना चाहिए, यानी इन तीनों लिस्ट में GST किस में फॉल करेगा? यूनियन लिस्ट में कर सकता है? नहीं। वाई? बिकॉज GST साइमल्टेनियसली कौन लगाता है? सेंटर एंड स्टेट। बट यूनियन लिस्ट में ओनली पार्लियामेंट है, यानी सेंटर है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट लिस्ट नहीं। वाई? बिकॉज स्टेट लिस्ट में ओनली कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट।
बट जीएसटी जो है उसमें साइमल्टेनियसली चाहिए स्टेट भी सेंटर भी। तो ये आना तो चाहिए कंकरेंट लिस्ट में, बिकॉज सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर जीएसटी लेवी करेंगे। ओके, बट इसमें जो एक आर्टिकल है 254 उसमें ये चीज़ दे रखी है कि सुप्रीमेसी रहेगी पार्लियामेंट की। तो इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उसने अपोज किया इस पर्टिकुलर चीज़ को कि इसको कंकरेंट लिस्ट में न डाल के आप इसको कहाँ पे ले जाइए, एक अलग आर्टिकल इंसर्ट कर दीजिए, आर्टिकल 246A, जिसमें दे रखा है पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, यानी जीएसटी को बनाने के लिए पावर जो है उसमें दे रखी है आर्टिकल 246A में, यानी इन तीनों ही लिस्ट में जीएसटी नहीं फॉल करेगा। ओके, तो वो नेक्स्ट वही है हमारा आर्टिकल 246A, जिसको अमेंड किया गया, यानी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें इंसर्ट किया गया ये आर्टिकल। ओके, तो इस आर्टिकल में पावर दे रखी है जीएसटी लगाने की, यानी जीएसटी के लॉज जो है वो बनाने की पावर दे रखी है किसको, पार्लियामेंट को भी, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट को भी। इसमें अवॉइड किया गया है, यानी नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 में दे रखा था सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 246 में दे रखा है वो जो 3 लिस्ट थी वो, तो उन दोनों को नॉट विथस्टैंडिंग रखा है, यानी उन दोनों को इग्नोर करेंगे। एंड ये जो आर्टिकल है 246A, इसके तहत जो लॉ है वो फ्रेम किए जाएंगे, और कौन बनाएगा, पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों। ओके, बट पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है टू मेक लॉज इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, इंटर स्टेट सप्लाई अगर होता है देन पावर किसके पास है, ओनली पार्लियामेंट के पास। तो ये दे रखा है आर्टिकल 246A में। नेक्स्ट इज आर्टिकल 248, जिसमें दे रखी है रेजिडुअल पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन अमेंडेड। यानी रेजिडुअल पावर्स मतलब क्या, कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर नॉट इनमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यानी स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में जो भी मैटर है वो तो रेस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बनाएगी, या फिर कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर्स है उसमें स्टेट एंड पार्लियामेंट दोनों मिलके बनाएंगे। बट हो सकता है ना कि कोई नया मैटर हो, तो उसके लिए कौन किसके पास पावर्स है, पार्लियामेंट के पास। ओके, तो ये दे रखा है आर्टिकल 248 में। दिस पावर इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A, नेमली द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट ऑफ, यानी जीएसटी नया मैटर था तो उसके तहत किस पार्लियामेंट के पास पावर जानी चाहिए थी, बट इसलिए लिखा है यहाँ पे अमेंड करने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी। यहाँ पे अमेंडेड जो है वर्ड इसलिए आया बिकॉज आर्टिकल 246A में जो नया जीएसटी आया है। ओके, तो जीएसटी की पावर किसके पास है, सेंटर एंड स्टेट्स दोनों के पास। ओके, तो इसीलिए इसको अमेंड करना पड़ा, नहीं तो जीएसटी कहाँ पे चला जाता, पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट इज आर्टिकल 249 एंड 250। तो अब आर्टिकल 249 में दे रखा है ग्रांट्स द पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज। ओके, इन केस ऑफ, वो कहाँ पे है, स्टेट लिस्ट में, बट देयर इज़ अ नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट है देन क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को ही वो पावर देनी पड़ेगी। ओके, बट देयर आर कंडीशन क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो डिक्लेयर करेंगे बाय रेजोल्यूशन, जो कि सपोर्ट होना चाहिए कितने का, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो कि प्रेजेंट है। ओके, तो सपोर्ट अगर मिलेगा देन क्या करेंगे, वो पावर जो किसके पास चली जाएगी, पार्लियामेंट के पास। और आर्टिकल 250 ग्रांट करता है पार्लियामेंट को पावर टू मेक लॉज इन केस ऑफ एमरजेंसी। ओके, यानी एमरजेंसी के टाइम में उस पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है इन एनी मैटर्स कंटेन इन स्टेट लिस्ट। बट इन केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट देयर इज़ अ कंडीशन कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, उनको क्या करना पड़ेगा, अपना सपोर्ट देना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा बाय रेजोल्यूशन। ओके, और ये दोनों ही जो आर्टिकल्स है एक्सटेंड हुए कहाँ तक, आर्टिकल 246A, यानी जीएसटी का जो है। ओके, जीएसटी का मैटर भी है, अगर नेशनल इंटरेस्ट है देन ये प्रोसीजर, एंड अगर इमरजेंसी है तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर है। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 268, जिसमें दे रखा है ड्यूटीज लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। अब कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो सेंटर लेवी करता है बट कलेक्ट कौन करता है, स्टेट्स। वो कौन सी थी, स्टैम्प ड्यूटी एंड एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। बट जो एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन था वो
सबस्यूम्ड हो गया जीएसटी में। ओके, तो इसको तो पूरा ओमिट ही कर दिया, यानी ये सबस्यूम्ड हो गया बेसिकली जीएसटी में। तो ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज एंड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन हैव बीन सबस्यूम्ड इनटू जीएसटी, वो लेवी करेगा कौन, सेंटर एंड स्टेट दोनों। बट जो स्टैम्प ड्यूटी है वो लेवी करेगा सेंटर, बट कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट इज 286 जिसमें दे रहा है रिस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिंग ऑफ टैक्स इन केस ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स अमेंडेड। ओके, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो कौन से हैं, सिंपल से हैं, आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे कि इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स कहाँ पे, इंटर स्टेट सेल पे। ओके, या फिर इंपोर्ट पे या एक्सपोर्ट पे, बिकॉज इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कहाँ ले जाया गया है, इंटर स्टेट पे। ओके, बिकॉज इंटर स्टेट का मतलब होता है आप स्टेट के बाहर जाके परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ओके, तो इन दोनों में ही पावर किसके पास नहीं है, स्टेट के पास, ये लॉ में टैक्स बनाने मतलब इम्पोज करने की, राइट। ये पावर किसकी है, पार्लियामेंट की, यानी सेंटर की। और ये जो आर्टिकल है वो अमेंड हुआ टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस जो है अराइज हुए कहाँ पे, सेल और परचेज जो था वो किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, सप्लाई से। ओके, एंड जो वर्ड था गुड्स उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया गुड्स और सर्विसेज और बोथ से। नेक्स्ट इज आर्टिकल 269A जिसमें दे रखा है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, जो कि इंटर स्टेट सप्लाई है उसमें जो भी कलेक्शन एंड लेवी कौन करेगा, सेंटर, राइट। तो यही चीज़ें दे रखी है इसमें, आप रीड कर सकते हैं, इसमें इतना कोई खास पॉइंट नहीं है। एंड जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है या फिर उसको भी माना जाएगा डीम टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट। ये मैंने डिस्कस कर लिया कि इंटर स्टेट का मतलब होता है स्टेट के बाहर। ओके, वो चाहे आप इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, मतलब इंडिया के बाहर वाले ले जाएँ तो उसको भी इंटर स्टेट ही माना जाएगा, यानी डीम टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड और कमर्स। ओके, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उसके जो भी रूल्स वगैरह हैं, जो भी कैसे डिसाइड करनी है प्लेस ऑफ सप्लाई, ये भी पार्लियामेंट तय करेगा। अब सिंपल सा एक सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 279A जो कि जीएसटी काउंसिल का है। तो इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल 279A है ये कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट, जिसका नाम होगा जीएसटी काउंसिल। इसके मेंबर्स की बात करें तो यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है इसका चेयरमैन होगा, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज़ द मेंबर। ओके, वो मेंबर होगा। एंड जो मिनिस्टर है इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेट करता है बाय ईच स्टेट आर द मेंबर्स। ओके, यानी ईच स्टेट में फाइनेंस मिनिस्टर हो, टैक्सेशन मिनिस्टर हो या फिर एनी अदर मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट किया गया है, वो मेंबर्स होंगे इन ईच स्टेट। अब इनमें से एक को चूज़ किया जाएगा टू बी वाइस चेयरमैन। ओके, तो ये क्लियर है। और जो मीटिंग होगी इसकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें कोरम कितना होगा, यानी मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए टू टेक डिसीजन, वो होगा 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। और जो डिसीजन है वो लिया जाएगा मोर देन 3/4 वेटेड वोट्स होने चाहिए। वेटेड वोट्स का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका वेटेज होना चाहिए 1/3 ऑफ टोटल वोट्स, यानी 1/3 ऑफ वोट्स चाहिए। ओके, फॉर टेकिंग डिसीजन। और वोट स्टेट गवर्नमेंट के कितने होने चाहिए, 2/3। ओके, यानी 1/3 सेंटर 2/3 स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के वेट मिला के मोर देन 3/4 वेटेड वोट्स होने चाहिए, तभी डिसीजन लिया जा सकता है। ओके, तो ये सिंपल था जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A। नेक्स्ट बात करते हैं 368 की। आर्टिकल 368 अमेंडेड, जिसमें इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 279A जो कि था जीएसटी काउंसिल का। इसमें अगर कोई भी अमेंडमेंट चाहिए, हमें अमेंडमेंट करना है, तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड वेरीफाई करेगी स्टेट, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफाई करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर का। नेक्स्ट इज आर्टिकल 366 जिसमें दे रखी है डेफिनेशंस किस किस की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, सर्विसेज की, स्टेट की। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब है मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर बोथ, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर का अगर हम सप्लाई करते हैं देन उसको एक्सक्लूड किया गया है। एंड कॉन्सिक्वेंटली जीएसटी जो है वो लेवी करेगा ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ओके, तो ये डेफिनेशन दे रखी है जीएसटी की।
सर्विसेज में दे रखा है मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। ओके, सर्विसेज का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, बट गुड्स क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो गुड्स क्या है? गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज़ एंड आर्टिकल्स। ओके, तो इसके अलावा कुछ भी है तो सर्विसेज में आ जाएगा। स्टेट में विद रेफरेंस टू आर्टिकल्स ये दे रखे हैं जो भी, इंक्लूड यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। यूनियन टेरिटरीज दो तरह की है, विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर। विद लेजिस्लेचर दो है, दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो उन दोनों को भी इंक्लूड किया गया है स्टेट की डेफिनेशन में। ओके, तो ये था आर्टिकल 366। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया।